Hello everyone. Today we're gonna talk about oxidative phosphorylation and ETS. Now we know whenever we convert glucose into carbon dioxide plus water, we release certain amount of energy. Now, if I'm counting on this energy, what do we see? Most of the energy is in the form of NADH and FADH. To be precise, if we talk about this, glycolysis, we form near about 2 NADH. When we convert our PGAL into 1,3-biphosphoglyceraldehyde. In case of link reaction, or we call it the oxidative decarboxylation, we form 2 NADH. From one pyruvate is converted into acetyl-CoA. And in case of Krebs cycle, we form total of 6 NADH along with your 2 molecule of FADH. Now, all this particular energy, either it's in the form of NADH or FADH, basically are acting as a reducing agent. So we need to convert this particular NADH and FADH into ATP. Now, to convert this NADH into ATP, we see that we take help of complexes like 1, 3, 4 and 5. And for every one molecule of NADH, we form 3 ATP molecule. Now, for one FADH molecule to be converted into ATP, we take help of complex 2, complex 3, complex 4 and complex 5. And it forms basically 2 ATP. Now today, we're gonna see why we have this 3 ATP and 2 ATP. And the most important part is we need to understand each of them separately. हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली स्टडी करेंगे. नाउ हम लोगों का एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है वहाँ पर थोड़ा सा मिक्सअप किया गया है. सो हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टडी सेपरेटली फॉर NADH, देन वी गोना स्टडी सेपरेटली फॉर FADH. तो चलिए सर एक एक करके स्टडी. तो देखो, हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया कि हम लोगों का जो NADH मॉलिक्यूल है, इसका फॉर्मेशन हम लोगों का कहाँ पर होता है, मैट्रिक्स में होता है. और इस NADH मॉलिक्यूल को हम लोगों को चेंज करना है इनटू योर पार्टिकुलर ATP. नाउ इसको हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ये हो गया हम लोगों का आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है. ये हो गया हमारा इनर मेम्ब्रेन, ये हमारा हो गया क्या, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. अब होता क्या है बेसिकली कि अगर हम लोग NADH का बात करें तो जो ये NADH मॉलिक्यूल है ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा जाके कहाँ पर, एट योर कॉम्प्लेक्स नंबर 1. इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1. जब ये अपने आप को यहाँ पर ऑक्सीडाइज करता है तो ये टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है FMN को. एंड फॉर दिस 2 इलेक्ट्रॉन FMN हमारा, ये कॉम्प्लेक्स 1 हमारा, नॉट FMN, कॉम्प्लेक्स 1 हमारा 4 हाइड्रोजन लेता है. फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं किसको, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफ़र होगा टू द पार्टिकुलर FES मॉलिक्यूल. अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे, एनसीईआरटी में जिस तरीके से समझाया गया है उसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे. तो एनसीईआरटी ने इसके बाद क्या समझाया कि इसमें से वो एक इलेक्ट्रॉन आपका सप्लाई करता है यूबिक्विनोन को, एंड ये एक इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ पर पहुँचता है ये, तो ये देता है यूबिक्विनोन यहाँ पहुँचेगा. और यहाँ से उन्होंने ये दिखाया है कि ये मैट्रिक्स से हम लोगों का 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर लेता है. फिर ये यूबिक्विनोन मूव करता है यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लेके, और उसके लिए वो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर एक्स लेके जाता है. अब होगा क्या, जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को ट्रांसफ़र करता है तो उसी समय ये हम लोगों का 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे. अब यही साइकिल फिर रिपीट होगा क्या कि हम लोग के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचेगा, तो यहाँ पर इन प्लेस ऑफ द 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग को क्या मिलना चाहिए,
मान लीजिए ब्लैक से लिख देते हैं 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा और ये 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज़ कर देगा। उसी के साथ साथ जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ ट्रांसफ़र होंगे, ये 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से ये रिलीज़ होता है। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पर ये किस तरीके से हो रहा है, इसको हम लोग नीचे एक बार ध्यान से समझेंगे। और अभी हम लोग क्या समझते हैं कि FMN से जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है FeS को और उसके फॉलोड बाय यूबिक्विनिन को, तो वो 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजता है। एंड फॉर एवरी 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन 4 हाइड्रोजन कहाँ भेजता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजता है। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पहुँचा साइटोक्रोम B के पास, जो इसको ट्रांसफ़र करता है FeS के पास, FeS ट्रांसफ़र करता है साइटोक्रोम C1 के पास। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं फ्रॉम साइटोक्रोम C1 पहुँचते हैं टू साइटोक्रोम C। देखो, अगर हम लोग बात करें साइटोक्रोम C का, जिसने अभी अभी 2 इलेक्ट्रॉन लिया, उसका पोजीशन क्या है कि इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड में और टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये प्रेजेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। नाउ ये साइटोक्रोम C एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है और ये हम लोग का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स 4। दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स 3। तो वो किसके पास लेके पहुँचेगा, कॉम्प्लेक्स 4 के पास लेके पहुँचेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है सर, कॉम्प्लेक्स 4। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ये यहाँ से लेके पहुँचा, ये वो ट्रांसफ़र करता है 2 इलेक्ट्रॉन को टू कॉपर A। कॉपर A प्रोवाइड करता है साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A प्रोवाइड करता है साइटोक्रोम A3 को, और वो किसको देगा, टू द कॉपर B। ड्यूरिंग दिस टाइम अब ये कॉपर B ये 2 इलेक्ट्रॉन को किसको प्रोवाइड करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नाउ इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के साथ साथ ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लेता है और ये कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों के यहाँ से मूव करके अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो उसी समय जो कॉम्प्लेक्स 4 है ये हमारा 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजता है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि आपका एक NADH मॉलिक्यूल के लिए हमारा 10 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहाँ पहुँच गया, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पहुँच गया। 1 या 2, 2 + 2 4, 6 और ये 4 10। अब ये जो पार्टिकुलर 10 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, ये हम लोग क्या करेंगे, आपका एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के और मैट्रिक्स के बीच में। अब इस हाइड्रोजन ग्रेडियंट की वजह से आपका माइटोकॉन्ड्रिया डिस्टेबलाइज हो सकता है। इसीलिए हम लोगों का जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं इनको सप्लाई करना पड़ता है बैक टू द पार्टिकुलर मैट्रिक्स। जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैट्रिक्स में वापस आता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि फॉर एवरी 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू कम इनसाइड, इतना एनर्जी रिलीज़ होता है कि उस एनर्जी को यूज़ करके एक मॉलिक्यूल ऑफ ADP को PI के साथ कंबाइन करके ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो वी कैन ईजिली से कि एक NADH से 10 हाइड्रोजन जा रहा है, 4 हाइड्रोजन के मूवमेंट से हम लोगों का एक ATP बनेगा। सो वी कैन से कि हम लोगों का नियर अबाउट 2.5 ATP बनता है विथ 1 NADH मॉलिक्यूल। तो इसी को हम लोग अप्रॉक्स करके क्या लिखते हैं, 3 ATP का फॉर्मेशन लिखते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसी चीज़ को चेक करते हैं NCERT में किस तरीके से दिया हुआ है, और उसी के साथ साथ हम लोग FADH का भी वहाँ पर चेक कर लेंगे क्या होता है। तो देखिए, हम लोगों ने जो अभी NADH और FADH का डायग्रामेटिकली पढ़ा, उस चीज़ को एक बार कोरिलेट करने का कोशिश करते हैं जो डायग्राम हम लोग का NCERT में दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले NADH को देखेंगे फिर FADH का बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है NADH जब ऑक्सीडाइज होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज़ करता है और वो FMN को देता है, FeS को देता है। बट आप यहाँ जब जाएंगे तो वहीं आप ऑब्जर्व करोगे कि एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इफ़ यू कैन सी हियर, एक इलेक्ट्रॉन जब ये ट्रांसफ़र हो रहा है साइटोक्रोम B के पास, तो यहाँ से आपका और यहाँ से अगर आप देखें UQH2 लिखा हुआ आपको यहाँ पर मिल रहा है क्लियर कट, तो आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि 2 हाइड्रोजन का मूवमेंट हम लोगों का हो रहा है। अभी इस चार को हम लोग नहीं देखेंगे, इस चार्ज को हम रब कर देते हैं अभी 2 सेकंड के लिए। 2 हाइड्रोजन का मूवमेंट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। वैसे ही अगर हम यहाँ पर दूसरा साइकिल बनाते हुए लेके आए
कि सेकेंड टाइम एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा वाला वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा UqH2 को, और उसके लिए भी हम लोगों का UqH2 क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेगा। तो वी कैन ईजिली से दोबारा 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम लोग का यहाँ पर मूव करेगा फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा हमारा NCERT में गड़बड़ हुआ है, उसको रेक्टिफाई करते हुए चलेंगे हम लोग कि अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इनको लिखना चाहिए था, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि एक यहाँ से आ रहा था अपना FAD वाला, एक FMN आ रहा था। तो अब हम इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखना चाहिए था जो इन्होंने नहीं लिखा। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन बाहर भेजता है। तो अगर हम काउंट करें तो 4 + 4 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग का ट्रांसफ़र होता है, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। अब इसी चीज़ को हम लोग चेक करेंगे किसके साथ, FAD के साथ। ना जब हम लोग FAD का बात करते हैं तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र दिखा रहा है, पर यहाँ पर मिलेगा तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आपका अगर हम ऑब्जर्व करें तो 2 हाइड्रोजन भेजा है। वैसे ही जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ पर इसके सप्लाई होगा तो उसके लिए भी हम लोग का 2 हाइड्रोजन भेजेगा, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। वैसे ही इसके लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा जिसके लिए 2 हाइड्रोजन भेजेगा। तो हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया कि एक FAD के लिए कितना हाइड्रोजन भेज रहा है, ये 6 हाइड्रोजन भेज रहा है, और एक NADH के लिए हम लोग का कितना हाइड्रोजन भेज रहा है, 10 हाइड्रोजन हम लोगों का ये भेज रहा है। तो अगर हम 4 वाला रूल लगाएं तो हम लोगों को इससे 3 ATP देखने को मिलेगा, और इससे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, 2 ATP देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा ये लोग। चलो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।